ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस के बारे में, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर उस कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाए। अभी तो हमने वैक्यूम के लिए डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो लेकिन कोई और मीडियम आ जाएगा तो उस कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो हम ये टॉपिक आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, दो तीन टर्म्स हैं छोटी छोटी, इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले है हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और एक पोलराइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसी तरीके से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये क्या होते हैं। ये टर्म्स हैं जिनका हमको यूज करना है, कई बार यूज हो जाती हैं ये। तो सबसे पहले मैं डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करता हूं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो कंडक्टिंग नहीं होते, जो कंडक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिनके थ्रू पास नहीं होती है, जिनके पास फ्री चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ही कम उनका नंबर होता है, जिसकी वजह से करंट वगैरह ना चल पाए आपका। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक टाइप से ये इंसुलेटर ही होते हैं। ओके, और कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर के अलावा इनके पास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो इनकी एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करवा सकते हो, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम डाई इलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलराइजेशन टर्म है ये इस डाई इलेक्ट्रिक के साथ ही रिलेटेड है। तो हम कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं और उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते हैं। जैसे हमने यहां एक प्लेट ली, पॉजिटिव प्लेट, और यहां एक नेगेटिव प्लेट हमने ले ली। आपको पता है यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई नोट कंसिडर कर लिया। पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट एक ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक मटेरियल डाल देता हूं जो कि हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, तो एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेट हमने इसके अंदर डाल दिया, फिर मटेरियल को इसके अंदर हमने डाल दिया। अब आपको पता है ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो भी आपके दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और एक हो सकता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पोलर में और नॉन पोलर का डिफरेंस हम पहले ही समझ चुके हैं। हमने जब डाईपोल पढ़ लिया था तब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका H2O का कोई एग्जांपल है। तो H2O में आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर तो यहां कहीं बनता है और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहां कहीं बनता है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस बन जाए, तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एक ऐसा मॉलिक्यूल अगर आपके पास आ गया, जैसे कि मान लेते हैं CO2, तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, CO2 का शेप कुछ ऐसा ही होता है, डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं यहाँ पे। तो CO2 का एक एग्जांपल हमने लिया, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव का सेंटर भी यहाँ पे C के आसपास ही बनेगा, और C के ऊपर आपका +4 जो चार्ज है वो भी यहाँ पे ही बनेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर के बीच में कोई भी आपका डिस्टेंस नहीं बनी, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल होता है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो मैं जो मॉलिक्यूल ले रहा हूं यहाँ पे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। पोलर मॉलिक्यूल्स हमने, सॉरी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने लिया है यहाँ पे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस शेप के होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होगा वो एक ही जगह पे
है आपका, वहीं पे पॉजिटिव और वहीं पे नेगेटिव है आपका। कोई फ्री चार्ज वगैरह तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक है, और डाई इलेक्ट्रिक आपका नॉन कंडक्टिंग ही होता है, तो फ्री चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी है और एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद हमको पता है क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मैक्सिमम आपके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो भी पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस हैं वो थोड़ा सा उनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव की तरफ सॉरी नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर उनका सेंटर जो है वो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो कुछ बदल जाएगी अब की बार, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ शेप आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके की शेप हो जाएगी जिसमें पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर इस तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट का सेंटर इस तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाएगा। सभी में कुछ ऐसा ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हम इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन हो गया हमारा, कि पहले ये नॉन पोलर था मॉलिक्यूल, अब ये इस मॉलिक्यूल के पोल्स बन चुके हैं, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर आपका अलग अलग चला गया है। तो ये वाला मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, और कोई भी मॉलिक्यूल अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके साथ एक क्वांटिटी अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते आए हैं अब तक, ठीक है ना। पी जिसका फॉर्मूला हमने डिस्टेंस इनटू आइदर ऑफ द चार्ज पढ़ा है, तो पी हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो है एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पी हमारा। अब इस मॉलिक्यूल के पास, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के पास अगर डाइपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ, जिसकी कोई डायरेक्शन भी होगी आपकी, तो जिसकी डायरेक्शन हम देखते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जो हमारा यहां पे एक डाइपोल बनेगा, अगर मैं इन सभी डाइपोल्स की डायरेक्शन के लिए एक अलग से डायग्राम बनाऊं, तो डायरेक्शन ऑफ दीज डाइपोल्स वो कुछ ऐसी बनेगी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो पहले क्या था, कोई भी आपका मॉलिक्यूल था, कोई भी आपका मटेरियल था, उसके अंदर आपके जो डाइपोल्स थे ये है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और विदाउट एक्सटर्नल फील्ड क्या था, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड कोई मॉलिक्यूल ऐसे था, कुछ ऐसे था, ये और यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंटर वगैरह डिस्टेंस वगैरह नहीं थी, तो सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर है विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक ही जगह पे है, तो इसका डाइपोल मोमेंट अकेले का ही जीरो था, इसका भी जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे मटेरियल के पास नहीं था। लेकिन अब एक का डाइपोल मोमेंट आ चुका है, इस मटेरियल के पास एक डाइपोल मोमेंट आ चुका है जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसी के अलोंग डाइपोल मोमेंट बन चुका है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, कि डाइपोल्स एक ही तरफ सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो ये है हमारी टर्म पोलराइजेशन। तो डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाना, ये हमारा पोलराइजेशन होता है, ठीक है। अब इस पोलराइजेशन को लिख लेते हैं हम एक बार। Alignment of dipoles in the direction of external electric field is called
पोलराइजेशन। तो इस टर्म का नाम हमने पोलराइजेशन दे दिया, इस प्रोसेस को हमने पोलराइजेशन का नाम दे दिया है। अब इस पोलराइजेशन के साथ एक क्वांटिटी और भी अटैच होती है, जिसको उस क्वांटिटी को भी मैं पोलराइजेशन ही बोल सकता हूं, जिसको मैं कैपिटल P से डिनोट करता हूं। इसको भी मैं पोलराइजेशन बोल सकता हूं आपका, ठीक है। ये क्या है आपका पोलराइजेशन, या फिर इसको आप पोलराइजेशन कांस्टेंट भी नाम दे सकते हो। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा एक मॉलिक्यूल की कुछ नेट डाइपोल मोमेंट बन चुकी है, हम देख चुके हैं ये, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट अगर बनी तो इसकी भी बनी, इसकी भी बनी, तो मैं यहां कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर सकता हूं। तो इस वॉल्यूम के अंदर बहुत ही स्मॉल ये वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है, लेकिन इसके अंदर इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर भी हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और इन सब का, इस पूरे वॉल्यूम का एक नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हैं। अगर ऐसा होता कि कुछ डाइपोल्स इस तरफ अलाइन है, कुछ इस तरफ, कुछ ऊपर और कुछ नीचे, तब तो सिचुएशन बनेगी अलग, तब तो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट 0 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो इसीलिए इस छोटे से वॉल्यूम का एक नेट डाइपोल मोमेंट बनने वाला है। और अगर इस वॉल्यूम का बनेगा तो मैं एक यूनिट वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकता हूं ऐसा, और उस एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो हमारा डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, उसी को हम पोलराइजेशन कांस्टेंट या फिर P पोलराइजेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोलराइजेशन, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को भी पोलराइजेशन बोल रहे हैं, और इस प्रोसेस का नाम भी पोलराइजेशन ही होता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा पोलराइजेशन के बारे में और हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। अब बात आती है ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है हर एक मटेरियल के ऊपर, कि हमारा जो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने लिया है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है वो कैसा है, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लें। कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं, कोई मटेरियल ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर क्या होगा कि शायद यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल एक तरफ नेट डाइपोल मोमेंट ना बनाए, कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और कुछ जहां है वहीं पड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल की ज्यादा होगी, उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी जिसके ज्यादा सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है उस डिग्री को, उस एक्सटेंड को बताती है कि एक मटेरियल के कितने डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ससेप्टिबिलिटी को लिखता हूं, तो ससेप्टिबिलिटी के लिए इसको रब कर देते हैं एक बार के लिए। इसको कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हम काई बोलते हैं इस सिंबल को हम। तो ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? ससेप्टिबिलिटी इज द एक्सटेंट अप टू विच molecules of a dielectric align themselves in the direction of external electric field। तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, इस फैक्टर को हम बोलते हैं हमारी ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब ये लास्ट जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी ओर बात कर लेते हैं। एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इन सब से रिलेटेड नहीं है टर्म, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और एक अलग मीडियम के साथ रिलेटेड होती है आपकी।
तो क्या होता है, जैसे हम कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था तब हम बात कर रहे थे कि ये एक मटेरियल और इसको हम लगातार चार्ज दे रहे हैं, तो इसको चार्ज देने की एक लिमिट आ गई थी हमारी कि जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दे रहा हूं तो इसके आसपास का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा आपका, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे एयर हम मान लेते हैं, एयर है इसके आसपास का मीडियम, तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे कुछ, और मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो पॉजिटिव चार्ज हम इसको दे रहे हैं किसी भी मटेरियल को, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, मैं लगातार चार्ज देता जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो हुआ क्या कि ये मॉलिक्यूल जो है, अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है Q टाइम्स E, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मैं इसको जब जब ज्यादा ज्यादा चार्ज दे रहा हूं तो इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज इस अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़ के यहाँ जो एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उसको छोड़ के क्या पता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर आ जाए, इस एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो ये हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन हो गया एयर का, या फिर जो हमारी एयर है वो ब्रेक डाउन हो गया उस एयर का। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हुआ है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is the value of minimum electric field up to which a dielectric medium, या फिर कोई भी मीडियम आपका dielectric medium withstand without breaking down, उस मीडियम का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, उस मीडियम का आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम से मिनिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू होती है, तो ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक टाइप से, ओके। अब इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होगी, क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है हमारी, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज -dV by dr, ये dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट एंड dr इज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, ओके। तो ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब एक बार इस डाई इलेक्ट्रिक के बारे में ही कुछ और बात करते हैं। मीडियम से रिलेटेड हम एक टर्म और पढ़ चुके हैं जिसको हमने बोला था परमिटिविटी, ऑफ वैक्यूम, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको मैं किसी मीडियम की है तो इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं हम, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो ये क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इन दोनों में या फिर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, आपकी तीन टर्म होगी आपके पास, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम,
जिसको मैं एप्सिलॉन एम से डिनोट कर लेता हूं, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को एप्सिलॉन नॉट से, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को एप्सिलॉन आर से हमने डिनोट कर लिया। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का रेशियो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो अगर हम ये बता दें कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 2, अगर मैंने बोल दिया कि किसी मीडियम की परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपैरिजन में वो 2 टाइम्स है, डबल है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मैंने 3 बताई, इसका मतलब है कि वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपैरिजन में वो 3 गुना है उसकी परमिटिविटी। तो ये टर्म होती है, हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं इसको। अब ये जो टर्म आई है हमारी ई आर, इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, ये बना परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो, और ये जो होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो, इसी को हम एक कांस्टेंट से और डिफाइन कर देते हैं जो कि होता है हमारा के, और इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये हमारा के होता है। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आपने देखा कि फोर्स इन वैक्यूम, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स है, तो उनके बीच का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज पार्टिकल हैं ये और उनके बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। और अगर मैंने मीडियम बदल दिया तो उस मीडियम की परमिटिविटी यहां पे रखूंगा मैं एप्सिलॉन m, तो फोर्स इन दैट मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल q1 q2 r स्क्वायर, डिस्टेंस मैंने सेम ही रख ली। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो f फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन दैट मीडियम का रेशियो क्या आया, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, Q1R और Q1R कैंसिल हो जाएंगे, EM एप्सिलॉन m आपका ऊपर की तरफ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे, और यही क्या है हमारा एप्सिलॉन R है। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन एनी अदर मीडियम का रेशियो भी यही होती है, और यही आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। और सेम अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी अदर मीडियम ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, वो भी कितना आएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके के बहुत सारे फॉर्मूले आ गए हैं, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन R F नोट बाय FM और E नोट बाय EM। तो इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के काफी सारे फॉर्मूले हैं, और हर एक फॉर्मूले से आप इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हो कि फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन अनदर मीडियम, इन दोनों के रेशियो को भी मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता हूं उस मीडियम का। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम प्रोसीजर है और परमिटिविटी के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है आपका, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक करते हैं वो कि इस डाई इलेक्ट्रिक को हमने अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख दिया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन
a dielectric slab is placed between the plates, तो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो ये हमारा कैपेसिटर था, पहले यहां पे वैक्यूम थी और ये इन दोनों प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस, और ये हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पे रख दी है, ठीक है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज था प्लेट पे और यहां नेगेटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, और यहां एक पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ था, वैक्यूम जब यहां थी तो ई नॉट यहाँ पे वैक्यूम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और जो हमारी स्लैब है उसकी भी जो ये थिकनेस है वो भी हमने डी ही मानी है, और ए इज एरिया ऑफ द प्लेट, और जब यहां वैक्यूम था तो यहां पे कैपेसिटेंस हम पढ़ चुके हैं, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आई थी हमारी, और वो आई थी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही फॉर्मूला, ठीक है। इस नॉट का मतलब है यहाँ पे वैक्यूम के लिए फॉर्मूला लिखा है, तो ये मीडियम भी वैक्यूम ही है आपका, लेकिन अब जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के हमारा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है, तो हमने अभी अभी देखा था यहां पे ऐसे हमारे जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। तो यहां देखना, जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, तो इन दोनों पेयर की अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ इन दोनों ही पेयर की, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर बना सकते हो आप यहाँ पे, जैसे ये यहां नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये, तो ऐसे ऐसे इन पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इतने इतने वॉल्यूम में ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ऐसे। तो आप देखोगे कोई भी आप वॉल्यूम मान लो, आप इसके अंदर कोई भी, अंदर की बात मैं कर रहा हूं सिर्फ, तो इस पूरे मटेरियल के अंदर, इस पूरे मटेरियल के अंदर आप कोई भी वॉल्यूम मान लेना, छोटा भी हो चाहे वो एक वॉल्यूम, तो उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का जो टोटल इफेक्ट है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे के अंदर हमारा क्या होता है, ये जो कॉर्नर वाले हैं, ये जो कॉर्नर पे चार्ज है यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, यहाँ पे कॉर्नर पे ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इन चार्जेस को छोड़ के जो बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव को छोड़ के ये जो होते हैं अंदर वाले, इन सब का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इन सब का, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम आप मान के देख लो, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर आपको मिलेंगे, तो उन सब का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो बेसिकली बचेगा क्या, और यही बचेगा अब कि इस पूरी स्लैब के अंदर, इस पूरी स्लैब के अंदर जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखा, तो कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि इस स्लैब के इस कॉर्नर पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, हमारा नेगेटिव चार्ज हमारा डेवलप यहां पे हो चुका है। तो अंदर भी हमारा एक क्या बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है।
और ये सब पोलराइजेशन की वजह से हुआ। ये पोल्स जो बन गए थे ना, तो मैं इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन नाम दे सकता हूं। तो पहले भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाया हुआ है ई नॉट, और एक अब अंदर की तरफ बन गया है ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब या फिर इन दोनों प्लेट के बीच में इस मीडियम के आने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कुछ ई, और ये ई हुआ ई नॉट पहले था और ई पी अब अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? ये बचा ई नॉट माइनस ई पी। समझ आ गया? ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली, तो ये इस मीडियम की वजह से, ये जो मीडियम आ गया हमारा, इस मीडियम के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में ई हो चुका है। ठीक है, और अभी अभी मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जब पढ़ रहा था, आपको बता रहा था, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारा, इसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। तो अगर मैं किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो कितना आएगा? ये ई नॉट बाय के। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, वैक्यूम के लिए 1 होता है, वैक्यूम का अगर छोड़ दें ई के फॉर वैक्यूम, तो किसी भी मीडियम के लिए वैक्यूम को छोड़ के इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहां पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, कौन सा मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, वो कितना हो जाता है? वो ई नॉट का 1/k टाइम हो जाता है, इसका मतलब कम हो जाता है। तो यहां जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम के टाइम था, और उसका 1/k टाइम्स कर दो आप, तो ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बचने वाला है यहाँ पे। ओके, तो फिगर को साफ बनाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं फिलहाल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे डाई इलेक्ट्रिक प्लेट स्लैब हमने यहां पे डाली, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ओवर के हो गया, पहले के बजाय कम हो चुका है। और हमने पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। पोटेंशियल क्या होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा माइनस ई डॉट डी आर। तो इस फॉर्मूले से पोटेंशियल इज ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है हमारा? ये पोटेंशियल होता है हमारा। ठीक है, तो जब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो पोटेंशियल भी यहाँ का क्या हो गया होगा? कम। और आपको पता है, अगर हम कैपेसिटेंस जब निकालते हैं, तो अब जब मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो बेसिक फॉर्मूला पैरेलल प्लेट में कैपेसिटेंस का, या फिर किसी में भी कैपेसिटेंस का, चार्ज ओवर पोटेंशियल होता है। तो इस प्लेट के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर हमने कितना चार्ज दिया, मान लेते हैं Q चार्ज हमने दिया है, तो Q ओवर V, तो V तो बदल चुका है ना अब, तो पोटेंशियल तो बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो हमारा पोटेंशियल भी यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज हो चुका है अब। ठीक है, तो ये V चेंज हो गया है, अब मुझे V ही निकालना है, V कितना हो गया है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज चार्ज ओवर नया पोटेंशियल जो है वो देखते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये अब नया पोटेंशियल है, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, जो कि मैंने ई मान रखा है। और ई क्या होता है आपका? ई नॉट ओवर के होता है। ओके, और इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी हमने मान रखी है। और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब वैक्यूम होती है तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना होता है? चार्ज डेंसिटी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, C इज इक्वल टू Q टाइम्स K ओवर Q A एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आ गया हमारा? D। तो यहां से Q से Q हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमारा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा जो है हमारा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और यहां से फिर अब बचा इनटू डिस्टेंस, तो ये D डिस्टेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस इज K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D बन गया। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस सारी प्रोसेस को। हमने क्या देखा, C इज कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो C हमारा क्या हुआ, यहां से मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, तो पोटेंशियल हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट ओवर K हो गया है, और डिस्टेंस हमारी कितनी है D, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम के केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, और नीचे K था और इनटू D था, तो V इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज ओवर एरिया और K एप्सिलॉन नॉट और इनटू D, तो ये हमारा V बन गया। और इस जब V को मैं यहां पे रखता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V, और V कितना है हमारा Q टाइम्स D और A K एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल होगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यही बचेगा। और यहाँ पे भी हमारा यही आया है, K टाइम K भी था यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा C इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D आ चुका है, ठीक है ना। और इस K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, वैक्यूम के लिए ये 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखना A एप्सिलॉन नॉट बाई D तो पहले भी आया हुआ था हमारा, जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था, और उस टाइम जो कैपेसिटेंस थी उसको C नॉट से डिनोट किया हुआ है, तो इस टर्म को मैं C नॉट से डिनोट कर सकता हूं। तो पहले के कंपैरिजन में जो हमारी कैपेसिटेंस है नहीं, वो K टाइम हो चुकी है, और K की वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूं ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है हमारी। तो जैसे ही हम कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेट डालते हैं, हमारी कैपेसिटेंस becomes K times when a dielectric slab is introduced between the plates, वो हमेशा इंक्रीज ही हो जाएगी हमारी, K टाइम्स बढ़ जाएगी हमारी। तो ये था, यहां से एक फॉर्मूला K का और बन सकता है। तो यहां से K कितना है हमारा, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम, व्हेन प्लेट्स के बीच में क्या होता है, कोई मीडियम होता है, और ये है वैक्यूम, ठीक है। और हमने क्या पढ़े हैं, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन एनी मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, और हमने पढ़ा था ER जो कि आपका एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के इक्वल होता है। तो K के बहुत सारे फॉर्मूले आपके बन सकते हैं यहां से। ओके, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि कैपेसिटर में हमको चार्जेस को स्टोर करना है, चार्जेस को स्टोर करना है, जितने ज्यादा चार्ज हो सकते हैं हम उनको स्टोर करते जा रहे थे, पोटेंशियल को कम करते जा रहे थे। एक प्लेट को चार्ज हम दे रहे थे, दूसरी प्लेट में नेगेटिव वाली लेके आता हूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि मुझे पोटेंशियल को कम करना था। और जितना ज्यादा पोटेंशियल कम करते जा रहे थे, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते जा रहे थे। और कैपेसिटेंस का बेसिक सा मीनिंग यही होता है कि चार्ज ज्यादा से ज्यादा दे सके हम किसी भी कंडक्टर को। तो उस ज्यादा चार्ज देने का मतलब हमको एनर्जी से ही था कि हम एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं बार बार, ठीक है। अब ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी हमको ये देखना है कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात कर रहा हूं। तो यहां से ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं मैं इसके ऊपर किसी भी टाइम पे,
किसी भी टी टाइम पे इसके ऊपर क्यू चार्ज है और यहाँ एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज कैसे आया है, मैं दोनों ही प्लेट्स को अनचार्ज ले लेता हूं और फिर यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके यहां से लेके इस प्लेट से और यहां मूव करवा देता हूं। तो यहां मूव करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और मूव करवाते करवाते मैंने यहां माइनस क्यू चार्ज ले लिया एक किसी भी टाइम पे और यहां प्लस क्यू चार्ज हो गया है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अगर यहां मूव होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा लेकिन उस प्लेट पे नेगेटिव चला जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में हम कुछ वर्क कर रहे होंगे, स्मॉल वर्क डन, और वो वर्क डन को ही हमको कैलकुलेट करना है और वही वर्क डन हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं अल्टीमेटली फाइनली मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया और इसके ऊपर अब टोटल चार्ज आ गया है Q, और इसके ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा उस टाइम पे -Q। और किसी भी टाइम t पे एट एनी टाइम t let charge on each plate is plus Q and minus Q। किसी भी टाइम पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज हमने इस के ऊपर मान लिया है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद हमने थोड़ा सा चार्ज कुछ नेक्स्ट टाइम में, इसके बाद हमने थोड़ा सा चार्ज dq चार्ज मूव करवा दिया इस प्लेट से इस प्लेट पे। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। नाउ सम dq चार्ज is moved to first plate from second plate, ठीक है। और ऐसे मूव करवाते करवाते फाइनली हमने इसके ऊपर प्लस Q कैपिटल Q चार्ज ले लिया और इसके ऊपर माइनस Q कैपिटल Q चार्ज बना दिया और ये फुल चार्ज हमारा कैपेसिटर हो गया है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ये जब हम dq चार्ज लेके आते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे चार्ज लेके आ रहा था तो मैंने यहाँ पे जब किसी भी टाइम पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव Q स्मॉल Q चार्ज देखा तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा उस टाइम कुछ, और वो है V। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट टाइम t। इसी t टाइम पे जब इसके ऊपर प्लस Q चार्ज था और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज था तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल V था। तो इस V पोटेंशियल की प्रेजेंस में ही हम यहां से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। ओके, तो वर्क डन इन मूविंग dq चार्ज, तो ये स्मॉल वर्क डन dw ये हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो चार्ज कितना आपका dq इनटू पोटेंशियल, तो उस टाइम कितना पोटेंशियल था आपका v था। ओके, और अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूं। चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो चार्ज के लिमिट्स क्या होंगी, स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, अनचार्ज था, और फिर मैंने उसको फुली चार्ज कर दिया। और फुली चार्ज करने के बाद कितना चार्ज आ चुका है कैपेसिटर की प्लेट पे, Q चार्ज हमारा आ चुका है, कैपिटल Q चार्ज हमारा आ चुका है। और मुझे पता है ये जो V है वो क्या होता है, हमको पता है V इज Q बाय C, ठीक है ना, चार्ज ओवर C। जब ये पोटेंशियल हमारा V है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ओवर पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल है उस टाइम पे, जब V पोटेंशियल है तो Q चार्ज था इसके ऊपर। तो यहां से अगर मैं V निकालूंगा तो Q ओवर C आएगा ना। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल V कितना है, जितना चार्ज हमने दिया हुआ था पहले t टाइम पे। तो t टाइम पे यहाँ पे कितना चार्ज था, स्मॉल q ओवर c। इसको पुट कर दो यहाँ पे, ये बनेगा टोटल वर्क डन। दिस इज इक्वल टू v इज q बाय c और दिस इज dq इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q। दिस इज इक्वल टू 1 बाय c, c इज कैपेसिटेंस जो कि कांस्टेंट होती है, और q रेज टू पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो q स्क्वायर बाय 2 बनेगा।
और इस क्यू स्क्वायर की लिमिट्स रखोगे 0 टू कैपिटल क्यू, तो यहां से वर्क डन हमारा आने वाला है 1/2c और कैपिटल क्यू स्क्वायर। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में, जिसको मैंने यू से डिनोट कर दिया। यू क्या है यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। और भी इसके फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे, हमको पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पे Q को सी वी कर दो आप, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बनेगा, एक सी से एक सी कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अगर मैं इसी फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मूले में C की वैल्यू रखना चाहूं तो C क्या होगा हमारा, C होगा Q बाय V। ओके, तो C होगा Q बाय V, तो यहाँ पे Q बाय V करोगे तो एक Q से एक Q कैंसिल होगा, ऊपर V चला गया और एक Q बचेगा, तो हाफ QV बचेगा। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है ना। और ये सारी की सारी एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये मीडियम के अंदर स्टोर होती है, और इस मीडियम के अंदर क्या बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना आप कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ, ये फॉर्मूले याद कर लेना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी और हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी। और फाइनल पॉइंट क्या बता रहा हूं मैंने बताया ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d थी और एरिया ऑफ द प्लेट a हमने मान रखा था एरिया। तो मैंने बताया दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी हमेशा कैपेसिटर में एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, लेकिन इस एनर्जी से एक और बेटर टर्म हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और यहां से ये ऊपर वाली जो पॉइंट है वो क्लियर भी हो जाएगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे स्टोर है आपकी एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आपकी होती है, तो इसका फॉर्मूला, इसको मैं स्मॉल यू से डिनोट करता हूं, तो स्मॉल यू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बनी। और ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। अभी अभी मेरे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला आया था जो कि था हाफ सी वी स्क्वायर। कोई भी आप फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन मैंने ये चूज कर लिया हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, आप सी का भी फॉर्मूला रख दो और वी का भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। तो हाफ सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होती है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो स्क्वायर है वी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, और एनर्जी जो बचने वाली है वो बनेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एरिया भी बचा है ऊपर, और एक डी हमारा बचा हुआ है। और इस ए डी को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूं, तो यू ओवर area into distance is half epsilon naught e square। area of the base into distance, area of the plate, ये हमारी प्लेट है और ये हमारी डिस्टेंस है। तो एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, वॉल्यूम। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का, और इन दोनों प्लेट के बीच का मतलब है इस मीडियम का वॉल्यूम जो दोनों प्लेट के बीच में है। ओके, तो ये मीडियम का वॉल्यूम हमारा बन गया। तो यहां से ये वॉल्यूम इसको कर देना, तो दिस इज वॉल्यूम।
तो एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी क्या आ चुकी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो यहां से भी आप देख सकते हो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है सिर्फ, बाकी मीडियम है। ओके, तो मीडियम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना हुआ होता है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है, या फिर एनर्जी जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है। ओके